नाजरीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। बालाज आवान आपके सामने हाजिर है। थंबनेल आप पढ़ चुके हैं। इन तमाम ख़बरों का ज़िक्र हम अपने इस व्लॉग में करेंगे। अगर आप हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाजरीन, इमरान खान के हवाले से मार्केट में बड़ी अजीब और हैरान कर देने वाली ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। न जाने कितने आस्तीन के सांप इस शख्स ने पाल रखे थे। हर नया दिन चढ़ने के साथ नए नए इंकशाफात इमरान खान और उसकी पार्टी के हवाले से सामने आते हैं। अब एक नई खबर सदर आरिफ अलवी के हवाले से, जिसका इंकशाफ फैसल वाउडा ने एक प्रोग्राम में किया, जिससे मालूम होता है कि इमरान खान और सदर आरिफ अलवी साहब भी एक पेज पर नहीं थे। और इससे आगे की जो कहानी है उससे ये मालूम होता है कि सदर हो या वज़ीर आज़म या उनके वज़रा आपस में एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं थे। ये लोग किसी क्लर्क की तरह कोई फ़ाइल बगल में दबाए गेट नंबर 5 के सामने क्यों सवालिया नज़रों के साथ खड़े रहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो हर पेशी से पहले वाली रात को जब खिताब करने सोशल मीडिया पर बैठते हैं तो गिरफ़्तार होने का खौफ उनकी बातों से झलक रहा होता है, और ज़ाहिर होता है कि उनको अब ये मालूम हो चुका है कि गिरफ़्तार उनको हर सूरत किया जाएगा। उनको ये भी यकीन हो चुका है कि उनके लिए अब कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। वालिदैन जिनके बच्चे इमरान खान की खातिर ख़ुद को मुसीबत में डाल चुके हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं और इमरान खान को अपने बच्चों की बर्बादी का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। वही बात हो गई। एक अरसे से मैं इमरान खान को पाइट पाइपर का ख़िताब दे चुका हूँ और मुतअद्दिद व्लॉग्स में आप लोगों से पाइट पाइपर की कहानी भी शेयर कर चुका हूँ कि कैसे पाइट पाइपर ने अपने शहर के बच्चों को एक गार में बंद किया और फिर मेयर से अपने मुतालबात मनवाता रहा। खैर, अब खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं और आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस मर्तबा गिरफ़्तारी बिल्कुल खामोशी के साथ होगी और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा। और आवाम का समंदर जिसका दावा खान साहब किया करते थे और जिस यूथ को दीवार बनाकर उसके पीछे छुप जाया करते थे, अब वो ख़ुद को एक वीरान गली में तन्हा महसूस कर रहे हैं। कोई एक आदमी भी अब की मर्तबा उनके लिए नहीं निकलेगा। हाँ, गिल्ला दा पुत नहीं, कोई सूरत नज़र नहीं आती। चश्मे फ़लक ने कल एक और अजब मंज़र देखा नाज़रीन, जब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने अदालत से फ़रार होने का अंदाज़ अपनाया। जैसे ही इन दोनों को मालूम हुआ कि इनकी ज़मानतें मनसूख हो चुकी हैं, तो ये दोनों जो पहले से ही अदालत के गेट पर मौजूद थे और अंदर नहीं गए थे, ये वहाँ से भागकर दोनों गाड़ी में सवार हो गए। हालांकि अब ये कोई नई बात नहीं रही। पीटीआई से जुड़े कई वज़रा ऐसी कमज़ोर हरकतें करते रहे हैं। फवाद चौधरी जिस तरह भागे वो भी आपने देखा। गिरफ्त में लिए जाने पर किस तरह इनके वज़रा दुहाइयाँ देते रहे, सिसकियाँ लेते रहे। लेकिन इन सब बातों से ज़्यादा हैरत अंगेज़ मंज़र हमारे लिए तो खैर हैरत अंगेज़ नहीं, लेकिन उन पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए बाइस हैरत ज़रूर है। हमें तो मालूम था कि इन तिलों में तेल नहीं, मगर खान के चाहने वाले ये मानने को तैयार न थे। और फिर अदालत में कल वो मंज़र भी देखा गया जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप वाले हैंडसम खान ने गिरफ्तारी के खौफ से दौड़ लगा दी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह ख़बर गर्दिश कर रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान खान साहब को जब नेचर कॉल आई तो उन्होंने बाथरूम जाने की इजाज़त तलब की। हुआ ये कि जब खान साहब करके निकले तो उनको अपने सामने दो अशख़ास जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे नज़र आए। गोया इज़राइल दिखाई पड़ गया। दरअसल वो दो अशख़ास जो सेक्रेटरी साहब के पास यानी जज साहब के सेक्रेटरी के पास किसी काम से खड़े हुए थे, गालिबन किसी फ़ाइल पर सिग्नेचर करवा रहे थे। तो खान साहब को लगा कि ये किसी एजेंसी के बंदे हैं जो उनको गिरफ़्तार करने के चक्कर में यहाँ पर मौजूद हैं। फिर नाजरीन, वहाँ से जो आपके हैंडसम ने दौड़ लगाई। देखने वाले बताते हैं कि ऐसा मंज़र उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। सवाल ये पैदा होता है कि भागने वाला और छुपने वाला कौन होता है? इसका जवाब मैं अपने बाशऊर नाजरीन पर छोड़ता हूँ। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। नाजरीन, ताज़ा खबर आई है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती के लिए जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को तजवीज़ कर दिया है। बंदियाल साहब की रिटायरमेंट जो रवां साल माह सितंबर में होनी है, तो उनके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा
جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فرائض سر انجام دیں گے۔ دوستو، ایک ہماری میڈیا انڈسٹری کی بڑی خوبصورت ماڈل اور ایکٹریس ہیں سنیتا مارشل۔ ان کے ساتھ کل ایک شو میں بڑا نامناسب واقعہ پیش آیا، وہ چیز جو شو میں جانے سے پہلے یقیناً وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی ہوں گی۔ ایک لڑکا ہے نادر علی جو پرینک وغیرہ کیا کرتا تھا اور وہاں سے بڑی دولت اور شہرت کمانے میں کامیاب رہا، بڑی اچھی بات ہے۔ اب اس لڑکے نے پوڈ کاسٹ کرنے شروع کیے تو سیلیبریٹیز کو انٹرویو کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جاں اور نیم ملا خطرہ ماں، تو ایسا ہی ہوا جب سنیتا مارشل کے مذہب کو لے کر کے نادر علی آگے نکل پڑا اور کہنے لگا جب اللہ ہدایت دے دے۔ سنیتا، آپ کرسچن ہیں؟ جی۔ آپ کے شوہر مسلمان ہیں؟ جی۔ بچے کیا فالو کر رہے ہیں؟ اسلام۔ تو آپ کا کیا ارادہ ہے ان فیوچر؟ میرا؟ ہاں، ایز ان کنورٹ کرنے کا؟ یس۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی فی الحال، تو بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی پریشر ہے حسن کی۔ آپ کو کہیں نہ میرا کہیں بول دیتے خاندان ایز ان میری آپ کے سسرال؟ میرے سسرال، ہاں اوکے، تو پھر تو وہ کہیں نہ کہیں کہہ تو دیتے ہوں گے آپ کو؟ میرے اپنے گھر والے؟ جی، سسرال والے؟ سسرال والے نہیں۔ اچھا، نہیں، میرے ساتھ تو بہت ہی اچھے ہیں سب، کہ مسلمان ہو جاؤ اور یہ اس طرف آ جاؤ، اس طریقے کی بات ابھی تک تو کسی نے نہیں بولا۔ نہیں، وہ تو آپ کی چوائس ہے، ظاہر ہے، یہ تو جب آپ کریں اللہ آپ کو ہدایت دے تو سقط کیوں نہ۔ بالکل، اگر ہونا۔ او یار، تم یہ بتاؤ، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ہدایت پر ہو؟ تم ایک بات کا جواب دو کہ تمہارا مذہب کے بارے میں کیا علم ہے، اور تم جس مذہب کے پیروکار ہو کیا اس کے اوپر تمہاری اپنی ذاتی کیا تحقیق اور کیا علم ہے اس کے بارے میں تمہیں، سوائے اس کے کہ تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے؟ اس کے علاوہ تمہارا کیا خاصہ ہے، یا تم نے کیا مذہب کو لے کر کے کیا کون سی ہدایت پالی ہے؟ تو بھائی تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ تم ہدایت پر ہو اور سامنے والا ہدایت پر نہیں ہے؟ تم نے اپنے شو میں بلا کر اس بیچاری کو امبیرس کر دیا، ایسا تھوڑا ہی کرتے ہیں یار۔ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، اصل میں قصور تمہارا نہیں، قصور ہے اس نصاب کا جس کے زیر اثر ایک پوری نسل پروان چڑھی ہے، وہ نصاب جس کا رونا ایک عرصے سے ہم روتے آ رہے ہیں۔ تو کچھ خیال کرو یار، ایسا نہیں کرتے، اتنے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ ذرا سوچ سمجھ کر بات کر لیا کرو۔ تمہیں خود معلوم نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے، اس لیے تمہیں اب خود پر ہونے والی تنقید کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اگر تمہیں اس غلطی کا احساس ہوتا تو ریکارڈنگ کے بعد تم نے ایڈٹ کر لیا ہوتا۔ خیر، اب کیا ہو سکتا ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات تو واپس آتی نہیں، اس لیے کہتے ہیں بیٹا پہلے تولو پھر بولو۔